वेट फॉर सम टाइम, कुछ वेट करते हैं। एट, ओके लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो विल एक ही लेक्चर होगा मोस्टली 40 मिनट्स के अंदर विल जस्ट फिनिशिंग दिस पार्ट, ओके। दैट इज द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट सिस्टम, ओके। सॉलिड वेस्ट सिस्टम को मैनेज करने के लिए what are exactly the steps required over here, okay, तो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। So in the last class what we have studied, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या बोलते हैं about that topic, क्या बोलते हैं उसको, integrated hierarchy. What are the hierarchy that we follow in managing the solid waste management, okay? Solid waste को manage करने के लिए hierarchy, exact hierarchy क्या होती है? So that we have studied in the previous class, okay? So today we will study what are the exactly the steps. तो steps क्या होते हैं? ठीक है, steps मतलब कि क्या होता है कि जैसे total 7 steps होते हैं, okay? So ये actually ऐसे steps follow करने चाहिए ULBs. ULBs का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारे आसपास रहते हैं, ओके, एंड दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहते हैं, सो वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दैट वो इस चीज को प्रॉपर्ली तरीके से मैनेज करें, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैज टू बी फॉलोड, ओके, इन डेवलपिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। इसके क्या स्टेप्स होने चाहिए वो हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। देयर आर टोटल 7 स्टेप्स, काफी छोटे स्टेप्स है, ज्यादा बड़े भी स्टेप्स नहीं है, ठीक है। सो इसको हम पढ़ेंगे आज क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कंटेंट्स आज के, ठीक है, कि आज स्टेप्स क्या इन्वॉल्वड है, रेफरेंसेस कौन से यूज करेंगे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो टोटल 7 स्टेप्स है, देयर आर टोटल 7 स्टेप्स, ओके। 7 स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट स्टेप पे आपका है पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। व्हाट आर द पॉलिसीज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जब हम करेंगे, ठीक है, जब हम सॉलिड वेस्ट सिस्टम को वो करेंगे, क्या बोलते हैं, मैनेज प्लान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन इज दैट व्हाट आर द पॉलिसीज, व्हाट आर द प्रोग्राम्स, व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स दैट आर देयर इन पर्टिनेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ एमएसडब्ल्यूएम। एमएसडब्ल्यूएम का मतलब होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? एम होता है म्युनिसिपल, एस का सॉलिड, डब्ल्यू का वेस्ट और एम का मैनेजमेंट, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके। तो जो प्लान बनाता है उससे पहले पॉलिसीज। अब फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसीज की बात करूं, प्रोग्राम की बात करूं, लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं, तो हमारे पास अभी तक कितने मैनुअल, हमारे पास एक एमएसडब्ल्यू की मैनुअल है, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैनुअल है, एक है 2000 का मैनुअल है जो जहां से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड एक एमएसडब्ल्यू का मैनुअल है, एमएसडब्ल्यू मैनुअल है 2016, ठीक है, 2016। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016 होता है। हजार्डस वेस्ट का भी रूल्स है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट का भी रूल्स है। ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस है, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। तो आपका मेन जो सिलेबस सेट किया गया है वो एमएसडब्ल्यू मैनुअल 2000 के हिसाब से सेट किया गया। बट आज का जो टॉपिक मैंने लिया ये 7 स्टेप प्रोसेस, ठीक है, ये नया वाला जो वर्जन पिछले 4 साल पहले आया था एमएसडब्ल्यू 2016 वाले मैनुअल में, ठीक है। तो 2016 वाले मैनुअल में ये चीज लिया गया है, ठीक है। तो आपको 2016 का मैनुअल रेफर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने सारे पॉइंट इसमें कवर कर दिए, सो यू डोंट हैव टू रिफर। तो अगर आपने ये भी फॉलो कर दिया, इतना भी जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्लाइड्स में, ठीक है, अगर आप वैसा का वैसा अगर आप लिख के आओगे विद योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन एंड गैप एनालिसिस, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि आपने पहले तो बताया कि अभी कोई भी चीज अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उसके आसपास में क्या लीगल फ्रेमवर्क है, वो प्लान करने का क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या गाइडलाइंस है, पॉलिसीज क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, दैट वी स्टडी फर्स्ट, ओके। सबसे पहले हमने ये स्टडी किया। अब क्या करना है कि जितने भी अपने पास लॉज है, जितने भी अपने सब कुछ है, उन सबका अपने को करंट सिचुएशन जो हमारे एरिया में हम जा रहे थे वो करंट सिचुएशन के आसपास देख के उसका असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है, असेसमेंट का हिंदी में मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना, ठीक है ना। आकलन करना पड़ता है। और अभी की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, वो उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं उस प्लान के, एग्जिस्टिंग प्लान में और अभी के इसमें, ठीक है ना। तो उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है, प्रॉपर एक विश्लेषण करना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 का मतलब होता है क्या है? स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ठीक है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर एमएसडब्ल्यूएम प्लानिंग। स्टेक होल्डर का मतलब तो आपको पता होना चाहिए अभी क्या है स्टेक होल्डर मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके घर के पास अगर एक डंपिंग ग्राउंड है, ठीक है, आपके घर के पास अगर एक डंपिंग ग्राउंड है या वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है जहाँ पे आप लोग कचरा फेंकते हो, ठीक है, अगर वहां पे आपकी अगर ऐसी फैसिलिटी है तो इन दैट केस आप मेरे को एक बात बताइए कि वहां पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहेंगे। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि उस, फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई एक घर प्रॉपर्टी
खरीदते हो, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का वो कौन रहता है, स्टेक होल्डर कौन कौन रहता है, एक जो प्रॉपर्टी ओनर रहता है, जो प्रॉपर्टी डीलर रहता है, वो उसके आसपास के वो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होता है, कचरे की फैसिलिटी रहेगी, उसमें स्टेक होल्डर कौन कौन रहेगा, म्युनिसिपैलिटी रहेगा, अर्बन लोकल बॉडीज रहेंगे, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी रहेगी, अर्बन लोकल बॉडी, कॉमन पब्लिक जो जिसके लिए वो बनाई गई है, वो कॉमन पब्लिक के स्टेक होल्डर्स रहेंगे। तो ऐसे सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करना पड़ता है, आपने सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर स्टेक होल्डर से रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, तो प्रोजेक्ट में भी यही करते हैं आपको, जब क्योंकि देखो डेटा कलेक्शन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है ना। बट अगर आपको डेटा नहीं मिलता तो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है कि स्टेक होल्डर से बात करने किया जाता है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सर्वे किया जाता है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना पड़ता है, फिर बाद में क्या सिचुएशन है क्या नहीं है वो सब मद्देनजर रखते हो, ठीक है। फिर बाद में प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एमएसडब्ल्यूएम प्लान। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है कि फाइनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ठीक है, एक फाइनल प्लान होता है, एक ड्राफ्ट प्लान होता है। ड्राफ्ट प्लान का मतलब क्या होता है, एक रफ प्लान। जैसे फॉर एग्जांपल आप करते ना बोले कि जैसे देखो, जैसे बोलते हैं कि दैट एक कोई चीज आपको बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनानी है, तो बोलते हैं अपन पहले सिंगल लाइन प्लान बनाते हैं, मतलब सिंगल लाइन कि देखो ये बिल्डिंग अगर है तो इस बिल्डिंग में देखो ये अगर मान लो कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे कि ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे बेडरूम रहेगा, यहाँ पे बालकनी रहेगी, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। सो दैट जो एक सिंगल लाइन प्लान अपन बोलते हैं, ठीक है। सो एक मिनट, जो सिंगल लाइन प्लान बनाते हैं अपन, ठीक है, तो एक रफ प्लान बनाते हैं, रफ प्लान जो हम ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ड्राफ्ट प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है ना, कि कलेक्शन सिस्टम, कलेक्शन कैसे करेंगे उसका, वो फिर क्या बोलते हैं, कलेक्शन कैसे करेंगे वेस्ट का, वेस्ट को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेस्ट को कैसे प्रोसेस करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट का ट्रीटमेंट जो रहेगा वो सबसे सस्ता रहेगा, सबको बनाना एक ड्राफ्ट प्लान बनाना, एक रफ प्लान बनाना, ठीक है। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रिंसिपल सॉलिड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। फिर एक होता है शेड्यूल फॉर इंप्लीमेंटेशन। शेड्यूल का मतलब होता है कि किस टाइम पे कौन सा काम पहले खत्म होगा, फिर किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करेंगे, आगे का काम कैसे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसको शेड्यूल फॉर इंप्लीमेंटेशन, ये होता है स्टेप 5। स्टेप 6 होता है कि वापस से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना पड़ता है। अगर आपने इंप्लीमेंटेशन प्लान बना लिया, ड्राफ्ट प्लान बना लिया, इंप्लीमेंटेशन के बाद आप वापस स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर, पब्लिक है, यूएलबीज है, प्राइवेट पार्टी है, कोई भी पार्टीज हो, ठीक है, तो उनको आप सबको साथ में लेकर आएंगे। जब सबको साथ में लेकर आएंगे, उनको उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे। कंसल्टेशन कैसे करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि दैट देखो भाई ये हमारा प्लान रेडी है, ऐसा प्लान हमारा है कि किसको किसको डाउट है बताओ, किसको डाउट है, किसको प्रॉब्लम है, कि क्या चीज होना नहीं चाहिए, क्या चीज होना चाहिए इसके जगह पे। एक प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए ताकि वो प्लान को हम वैलिडेट कर सके, प्लान प्रॉपर तरीके से वैलिडेट कर सके। और ये स्टेप अगर हमारा पूरा हो गया तो फिर हम जाते हैं कि इसमें स्टेप 7 जो म्युनिसिपल काउंसिल का अप्रूवल जो होता है, जो म्युनिसिपल काउंसिल, जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है सबसे हाई अथॉरिटी, उसका एक अप्रूवल हमको लेना पड़ता है जिससे प्लान इंप्लीमेंट हो जाए। और कोई अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर जो है, जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टी जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, पीपीपी जिसको बोलते हैं, ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। पीपी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब कि एक जो एजेंसी है वो, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम उसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारा मैं अभी रेलवे का देखोगे ना, तो रेलवे का जो मॉडल हुआ है वो भी पीपीपी मॉडल पे जा रहा है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, ठीक है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मतलब क्या होता है कि जो रेलवे होता है, ठीक है ना, अभी बहुत सारे रेलवेज में जैसे आप देखोगे, रेलवेज में कुछ जैसे वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनानी है, ठीक है, उनको वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनानी है, वेस्ट को मैनेज करना रेलवे की, ठीक है ना। तो क्या करता है कि रेलवे क्या करती है, रेलवे वो टेंडर निकालती है, वो टेंडर किसको देती है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो इसको मैनेज कर सकते हैं, तो उनको टेंडर देती है। तो आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट के हाईवे का प्रोजेक्ट लो, कुछ अगर हाईवे में वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो हाईवे की जो एनएचए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे रिलीज द टेंडर्स। वो टेंडर्स को क्या करते हैं, वो टेंडर्स जो होती है, वो टेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो पता नहीं है, बट वो टेंडर को क्या करते हैं, टेंडर को जो होता है वो टेंडर को रिलीज करते हैं, एंड गवर्नमेंट टेंडर्स के हिसाब से वो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनको वो फॉर्म देते हैं, ठीक है। So planning of MSW, ठीक है, planning of municipal solid waste management services follows a 7-step process, ठीक है, जैसे मैंने बताया 7-step process follow करता है, which should be undertaken by all ULBs, जो ULB का मतलब होता है urban local bodies, ठीक है, and to ensure compliance with the SWM rules 2016। तो 2016 के जो rules है उसके हिसाब से वो compliance आना चाहिए, एंड अदर गाइडलाइंस, जो भी दूसरी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमको करना होता है, ठीक है। The MSWM plan is prepared for 20-25 तो जो भी हम फैसिलिटी डिजाइन करते हैं, प्लान डिजाइन करते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, तो कम से कम 20 साल या 20 से 25 साल के बीच में वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि दो तरह के प्लान रहते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म प्लान रहता है और शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान रहता है। शॉर्ट टर्म प्लान जो रहता है वो 5 साल का रहता है, जिसमें 2 से 3 साल में हर एक बार हम रिव्यू करते हैं उसको, ठीक है। तो
ये जनरली गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है कि अगर आप 5 साल के हिसाब से अगर प्लान बना रहे हो तो 5 साल में 2 से 3 साल जो रहता है, 2 से 3 साल आप उनको रिव्यू करोगे एंड 20 साल तक वो प्लान चलनी चाहिए, ठीक है। उसकी लाइफ रहती है, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट की लाइफ रहती है। अगर आप आपने एक चीज पढ़ा होगा वाटर ट्रीटमेंट में, अभी भी पढ़ रहे होंगे एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में, एक पढ़ा होगा डिजाइन पीरियड पढ़े होंगे आपने, डिजाइन पीरियड। डैम्स में भी पढ़ रहे होंगे डिजाइन पीरियड क्या होता है, ठीक है ना। ये डिजाइन पीरियड क्या होता है, आपने ये चीज पढ़ा होगा। तो ऐसी एक सेम पीरियड जो रहता है वो उसका भी रहता है, होता है लॉन्ग टर्म प्लान जो रहता है, तो वो भी ऐसा रहता है कि वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रहता है। जब प्लान डिजाइन करते हैं उसका भी 20 to 25 इयर्स का प्लान होता है। अगर आप वाटर पाइप्स की बात करो, पाइप्स का कम से कम 50 इयर्स की लाइफ रहती है, डैम का 30 इयर्स का रहता है, 30 इयर्स किसी का होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिजाइन पीरियड्स रहते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो सबसे पहला स्टेप है द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड स्टडी, जो कि पहला स्टेप है, ठीक है। स्टेप 1 पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड लीगल फ्रेमवर्क, बहुत छोटा सा स्टेप है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, आप लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, मेगा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो, लैपटॉप लेके बैठते हो, सर्च करते हो कि क्या क्या पेपर है, क्या पेपर नहीं। अपन करते हैं ना कि जैसे अपन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल टॉपिक कौन सा लिया, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, कोई भी सिटी, मुंबई सिटी, जब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ मुंबई सिटी। चलो ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो मेरे को एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालना है, ठीक है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालनी पड़ेगी, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए कितने रिसर्चेस अभी हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में 2010 से लेके 2020, पिछले 10 सालों में इसमें क्या रिसर्चेस हुए, पहले मैं वो चेक करूंगा, वो पहले मैं रिव्यू करूंगा कि कैसे हुआ, मैं उसको वो मटेरियल सारे कलेक्ट करूंगा। तो आप लोग भी जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, मेगा प्रोजेक्ट, तो आप लोगों ने बहुत सारे पेपर्स ढूंढे होंगे, हाँ कि नहीं, ढूंढे होंगे ना पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स ढूंढे होंगे, हाँ ये रिसर्च पेपर, यहाँ से पेपर ढूंढे होंगे, ठीक है ना। तो सेम यही होता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आप प्लान करते हो, सो यू हैव टू सी दैट व्हाट आर द पॉलिसीज, कौन से पॉलिसीज, कौन से प्रोग्राम्स, कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स जो आज के जमाने में एग्जिस्ट करते हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, उसका पूरा रिव्यू और उसका पूरा एनालिसिस करना है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और म्युनिसिपल लेवल पे, ठीक है। उन सबको एनालाइज करें, जो भी लॉज है, जो भी रूल्स है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी गाइडेंस है related to municipal solid waste management, that we have to study. That step 1 will consist of this type of things, okay. The ULB shall prepare a list of all the mandatory and recommended actions, okay. आपको क्या करना है कि ULB जो होता है, जो अर्बन लोकल बॉडीज या जो म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, they what they will do, they have to prepare a list, उनको एक लिस्ट बनानी है, कौन से एक्ट्स है, कौन से रूल्स है, कौन से वो है, they have to form a rules and उसके ऊपर रिकमेंडेशंस लेना चाहिए as per the SWM rules of 2016 and other policy guidelines जो भी स्टेट एंड गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड फिर ensure that the MSD plan is developed within this framework condition, तो इसी फ्रेमवर्क कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो यही चीज हम लोग करते हैं। तो ये पिक्चर है, इफ दिस पिक्चर इज फिटेड इन योर माइंड, ये फिट हो जाता है आपके माइंड में, ठीक है। तो आप आराम से इस चीज को लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही पूरा ऐसा कॉपी पेस्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से रहेगी तो आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द थिंग, एक पिक्चर आपको याद रहेगी, ठीक है ना। आपको भी करता प्रोजेक्ट, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिस एग्जांपल से आप करते हो वैसे ही आप करोगे, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। लेट्स गो राइट। सेकंड थिंग यही आप कर रहे हो, ठीक है। आप लोग पता है कि क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, असेसमेंट ऑफ करंट सिचुएशन एंड गैप एनालिसिस। देखो आपने प्रोजेक्ट ले लिया, प्रोजेक्ट का टॉपिक ले लिया, ठीक है। आपने पेपर्स डाउनलोड कर लिए, पेपर्स डाउनलोड किया ना कि ये ऐसे पेपर्स होते हैं। अब क्या करोगे, पेपर्स को क्या करोगे, ये प्रोजेक्ट मेरे को क्या करना है, ये प्रोजेक्ट मेरे को मुंबई के लिए करना है, जैसे मैंने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मुंबई के लिए करना है, फॉरेन में किया, दिल्ली में किया, यूएसए में किया, चाइना में किया, हर जगह किया, हर जगह की डेटा मेरे पास है, हर जगह का पेपर मेरे पास है। बट अभी के करंट सिचुएशन में उसको हम कैसे अप्लाई करें, और उसको इधर अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या खामियां है, क्या गैप्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लूप होल्स है। गैप एनालिसिस में क्या होता है, लूप होल एनालिसिस। लूप होल्स क्या है, ठीक है। लूप होल्स का होता है क्या कमियां है, क्या खामियां है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू गो थ्रू, एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, ओके। यू हैव द लीगल whatever the legal framework with you, okay। आपके पास लीगल फ्रेमवर्क है, आपको अभी क्या करना है, उसको गैप एनालिसिस करना है। गैप एनालिसिस अगर आपको करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है, तो आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, एंड वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से कैसे डेटा मिलेगी,
और कौन सा डेटा लगेगी, किस तरह की डेटा लगेगी, सो एवरीथिंग विल बी स्टडीड। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड कैरी आउट अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। करंट स्टेटस क्या है वो आपको देखना है, ठीक है। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और 2000 जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी जो कि है अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। देन सर्विस लेवल बेंचमार्क्स फॉर एसडब्ल्यू सर्विस, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ओके। सर्विस लेवल बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे को अगर ट्रांसपोर्टेशन देना है, ठीक है ना, तो उसका कितना बेंचमार्क है, उसका कितना मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कितना ट्रांसपोर्टेशन, कितना वेस्ट कितना आना चाहिए, ठीक है, कितना वेस्ट ट्रांसफर करना चाहिए, कितना वेस्ट लैंडफिल में जाना चाहिए, तो वो एक सर्विस लेवल बेंचमार्क होता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर जो मिनिस्ट्री आती है, तो वो ये सब चीजें करती है, ठीक है। तो असेसमेंट शुड क्लियरली आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज और गैप, डेफिशिएंसी क्या गैप्स है, क्या डेफिशिएंसीज है, जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशंस को करना चाहिए। गैप विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज के वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के वो इंफ्रा, फाइनेंशियल, सर्विस प्रोविजन, कंड्यूसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी एसेंशियल डेटा और लैंड अवेलेबिलिटी, स्टेक होल्डर विलिंगनेस और इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन नीड्स, ये सबको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उन सबको एनालाइज करना पड़ता है। देखो आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर असेसिंग द करंट सिचुएशन, अब आपको करंट सिचुएशन असेस करना है तो क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हमको वार्ड वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। वार्ड वाइज मतलब देखो एक म्युनिसिपैलिटी देते ना, एक म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रहेगा, सॉरी एक मिनट, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वार्ड्स रहेंगे, ठीक है, वार्ड्स रहेंगे, और वार्ड्स, ये जो वार्ड्स रहेंगे ना, वार्ड्स, ये हर वार्ड्स किसके, ये आता है आपके म्युनिसिपैलिटी जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है, ये म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी के अंदर आता है। तो आपको ये वार्ड के जो डिटेल्स रहेंगे वो निकालने पड़ेंगे आपको। अब वार्ड के डिटेल्स आपको क्या निकालने पड़ेंगे वार्ड में, कि उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, उस जगह में कितने घर है, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ डेटा कितना है, आपका पॉपुलेशन डेटा का ग्रोथ डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। वहां से कितना कचरा निकलता है, ठीक है, उसकी फिजिकल केमिकल कंपोजिशन कितनी है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, कि उसकी पूरी इन्वेंटरी, कि कितनी पगार उनको मिलती है, कितना वो मिलता है, वो सब कुछ एनालिसिस, ठीक है। फिर वहां पे जो इन्वेंटरी है, इसकी इन्वेंटरी समझता है, इन्वेंटरी इन्वेंटरी मतलब क्या, एक तरह से असेसमेंट होता है कि प्रॉपर्टी से इंस्ट्रक्शन तो समझ में आता है हिंदी में क्या होता है, ठीक है ना। इन्वेंटरी ऑफ इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से बिन्स यूज होते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेट कितना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको वार्ड वाइज डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। दूसरा कि वेस्ट को स्टोर कैसे किया जाता है, सोर्स पे कितने डब्बे हैं वहां पे, वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे किया जाता है, वेट वेस्ट को ड्राई वेस्ट को अलग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वो सारे डिटेल्स दिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आपको डिटेल्स फेच करने हैं प्राइमरी कलेक्शन के रिगार्डिंग। प्राइमरी कलेक्शन कैसे करते हैं, क्या डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, घर घर जाके करते हैं, घर के दरवाजे के पास जाके, क्या कम्युनिटी बिन्स से करते हैं। जैसे कम्युनिटी बिन्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर है, ये फ्लैट है आपका, ठीक है, ये फ्लैट में सब लोगों ने क्या किया कि एक यहाँ पे मैंने कम्युनिटी बिन बना दिया, सबने घर पे आके घर सबके घर का कचरा यहाँ पे जमा कर दिया, सुबह के कचरा वाला आया यहाँ से कचरा लेके चला गया, ठीक है ना। आपके फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरी कम्युनिटी दे रही है, पूरा मान लो फॉर एग्जांपल आपका एक एरिया है, फॉर एग्जांपल शिव कॉलोनी का एक एरिया, ठीक है, शिव कॉलोनी के आसपास में क्या हो गया, एक डंप उन्होंने बना दिया, ये ढल्लाव बना दिया एक तरह से, यहाँ पे कचरा रख दिया आपने, तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पे कचरा के फेंकेंगे एंड बाद में कचरा वाला के यहाँ से लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा किस तरह से, कलेक्शन फ्रॉम द कम्युनिटी बिन्स। हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कलेक्शन सिस्टम, तो उसमें कम्युनिटी बिन्स भी आएगा, ठीक है। और एनी अदर मेथड या दूसरा कोई मेथड ऐसा कोई है जिसको अपन ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन कितनी है, नंबर ऑफ वो कितना है, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर स्ट्रीट स्वीपिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि ना, उसकी डिटेल्स निकालो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिन में कितनी बार करते हैं, उसकी कवरेज कितनी है, रोज होता है कि नहीं होता, सो एवरीथिंग वी शुड, ये उसकी डिटेल्स, तो ये आपके करंट सिचुएशन के इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी जाएगी फेच द डिटेल्स इंपॉर्टेंट टू सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज सेकेंडरी, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी स्टोरेज घर के पास, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट बिन्स हो गया, कंक्रीट के बिन्स हो गए, कंक्रीट का कचरे का डब्बा रहता है, ठीक है, मैसनरी बिन्स इंक्लूडेड ढलाउस, ठीक है। ढलाउस आपको मैं अगर बताऊं, मैं एक मिनट में आपको ढलाउस बताता हूं क्या होता है, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक मिनट में आपको एक गूगल पे इमेज बताता हूं, आपको तब समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। एक मिनट, एक मिनट वेट फॉर सम टाइम। देखो
ये इमेज मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ओके देखो, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो ये पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये ढल्ला होता है, ठीक है ना। तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना। आप क्या करते हो, घर के पास जो भी एक होता है डंपिंग डंप, जैसे आपके घर के आस ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, जैसे जहाँ पे कचरा लोग फेंकते होते, ठीक है। दिल्ली का द्वारका नगर में ये ढल्ला हुआ है जहाँ पे कचरा ऐसा फेंका जाता है, जब पे स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में कचरा लोग आगे कलेक्ट करके जो ये डब्बे में ऐसे भर के लेके जाते हैं, ठीक है। किसने किसने देखा है ये, सब लोगों ने देखा है, कभी देखा है ऐसा सिस्टम आपने आपके घर के पास किधर भी देखा है किसी ने? नहीं सर। ये देखा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, ऐसा सिस्टम इसको हम ढल्ला हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जनरली बहुत सारे सिटीज में होता है, या देख सकते हो, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सिटीज में होता है, ठीक है। सो बस पीपीटी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, फिर बाद में ये चीज होती है, तो पहले सेकेंडरी स्टोरेज का क्या डिटेल्स है वो आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पहले डिटेल्स परटेन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट कि कौन कौन से व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, परसेंटेज ऑफ वेस्ट स्टोरेज कितना है, वो निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर फेयर द डिटेल्स इन परटेन टू क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोसेस्ड, वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, टेक्नोलॉजी कौन सा डेवलप किया जाता है, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फेयर द डिटेल्स इन परटेन टू डिस्पोजल ऑफ एमएसडब्ल्यू कैसे डिस्पोज किया, लैंडफिल है कि नहीं, लैंडफिल कैपेसिटी कितनी है, वो सब कुछ निकालना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना पगार दे रहे हैं, कितना फैसिलिटी, कितना टैक्सेस हम लोग ले रहे हैं, उसमें कितना सेस टैक्स। देखो एक टैक्स होता है, इसमें हम लोग जो चार्ज करते हैं होटल में जाते हैं, तो एकदम अपने बिल में रहता है, जीएसटी रहता है, एक जीएसटी रहता है, ठीक है, और एक सेस टैक्स रहता है, सेस, ठीक है। ये सेस जो होता है वो स्वच्छ भारत अभियान का जो रहता है ना, जो हम लोग चार्ज करते हैं होटल में, तो एक सेस टैक्स होता है। तो सेस टैक्स भी इसी के रिगार्डिंग, तो वो टैक्स कितना आ रहा है वो हमको देखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको बाद में कभी सेस टैक्स होता क्या है इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने कोई इंक्लूड किया नहीं है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो आपका होता है सॉलिड में उसमें आता है, जरूरत पड़ता है पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है, जब फ्री टाइम मिलेगा तो आपको, ठीक है। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है अपना। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि एस्टिमेट द इंपैक्ट डिटेल्स ऑफ परटेन फैसिलिटी, कि कब, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वेस्ट जो कलेक्ट करते हैं, या तो वो कबाड़ी वाले होते हैं, कबाड़ी कबाड़ी मतलब कि जो रैक पिकर्स होते हैं, ठीक है, या वेस्ट पिकर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका, तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो लोग जब वेस्ट कलेक्ट करते हैं उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो चीज आपको देखनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर इंपैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट में एक क्वेश्चन भी दिया था कि अगर वेस्ट को डायरेक्टली लैंड में डिस्पोज करते हो तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लोगों को पूछा था कि क्या है क्या नहीं है, कि मैंने लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन लिखना है, बट लोगों ने अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने ही मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले उसके, ठीक है ना। लोगों ने उसके रिस्पॉन्स दिए नहीं है, उसका आंसर सिर्फ 4 लोगों ने दिया है, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन ऑफ डायरेक्ट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो गैप एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट देखा मैंने देखो सबसे एक अच्छा इमेज लगाया, करंट स्टेट बहुत मासूम सा रहा है, ठीक है। गैप को एनालाइज किया आपने, एक्शन लिया, डिजायर्ड स्टेट पे आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज करना है अपने को, ठीक है ना। सॉलिड वेस्ट में ऐसा है, करंट स्टेट को एनालाइज करना है, गैप ढूंढना है और ऐसा करना है, ठीक है। दिमाग में फिट रहेगा, आंसर इजीली हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। देखो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन तो आप देख रहे हो, सब लोग बैठे हुए, ठीक है ना। मेक योर वॉइस हर्ड, यू हैव टू मेक योर वॉइस हर्ड, कि आप जो बोल रहे हो आप इन स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर रहे हो, उनको समझाओ, उनको कन्विंस करो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये इसको हम इसका अगर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो ये एनवायरनमेंट पे खतरनाक इंपैक्ट कर सकता है बाद में कभी, ठीक है। तो वी हैव टू मेक अवेयर द कम्युनिटी अबाउट दैट, we have to make the we have to, and in this part जो हमारे मेन जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वो हम इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। So MSWM has direct relation with the community and other waste generators. Community waste generator काफी डायरेक्ट रिलेशन का होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिटी जो होता है वो आपका होता है, वेस्ट जनरेटर्स जो होता है वो भी आपका होता है, कम्युनिटी मतलब जो भी आपका होता है, ठीक है।
Due to the number of institutional stakeholders involved in MSW, it is important that MSWM plan which aims to bridge the gaps and improve the level of service is done through a consultative process. तो आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, जो भी स्टेकहोल्डर्स रहेंगे, जो भी स्टेकहोल्डर्स कौन-कौन है सबको पता है, एक कॉमन पब्लिक रह सकती है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज रहती है, उनको आप बैठाओ, उनसे आप डिस्कशन करो, बोलो लोगों को कि प्रॉब्लम नहीं है कि देखो भाई इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, अगर कोई घंटा गाड़ी लेना आता है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, महीने में 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे, महीने में 20 रुपए देने पड़ेंगे, उनसे कन्विंस करो, क्या लोग देने के लिए तैयार है कि नहीं, प्रॉपर कंसल्टेशन के हिसाब से करो, किसी चीज को थोपो मत, ऐसा करो, ठीक है। स्टेक होल्डर के व्यूज को सुनो, उनका विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, विलिंगनेस टू पे द सर्विस, तो समझ में जो मैंने बताया आपको, ठीक है। यू विल बी श्योर दैट वुमेन का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, वुमेन्स लोग पार्टिसिपेट करें, जो एनजीओज है वो पार्टिसिपेट करें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनजीओज भी स्टेक होल्डर्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। एनजीओज, एनपीओज, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, एज प्रोवाइडेड एज इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी सर्विसेज, ठीक है, एज वेल एज बेनिफिशियरीज ऑफ द सर्विस, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, ठीक है। We shall be adequately involved in the stakeholder consultation decision making. तो ये जो stakeholder consultation का planning के लिए ये आपका decision making process है, इसको हम लोग proper तरीके से उसमें involve करें लोगों को, ठीक है। Let's move forward. Next आपका आता है क्या, preparation of draft MSWM plan, ठीक है। तो आपने gaps को identify किया, ठीक है, उसके बाद आपको future population के projections को निकालना है, waste generation rates को निकालना है, ठीक है, kg per capita per day, करंट एंड फ्यूचर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, फाइनेंशियल सिचुएशन, टेक्निकल कैपेबिलिटीज, उन सबको असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ा होगा, आई थिंक सो पिछले सेमेस्टर में, ठीक है, कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीजिंग, तो ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में लॉजिस्टिक कर्व मेथड होता है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग एक यूनिट नंबर 2 में एक पार्ट है, एक मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी, यूनिट नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ, उस सिलेबस में दिया हुआ है, तो सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि वो एक टॉपिक उसमें है, तो उसमें मैं आपको पूरा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, वेस्ट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि पर कैपिटा रेट कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल लूंगा मैं, ठीक है, उसमें वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हम लोग, हाँ वेरी गुड, तो ये चीज हम लोग इस चीज को करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने पढ़ा है तो इट्स वेरी गुड थिंग, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं, आपने जो चीज पढ़ा होगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वो तो आपको बताओगे, ये मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ऐसा आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पढ़ाया होगा, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी होगा, मान लो अगर आपने पढ़ा भी होगा, तो अगर आपको बताऊं कि अगर आपको मेथड का नाम दिया नहीं है तो आपको कैसे एनालाइज करना है, आपको डेटा के तो पता चलना चाहिए आपको कैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड प्रिपेयर द ड्राफ्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है, उनको प्लान करना चाहिए, फिर उसमें सारे एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फॉर इक्विपमेंट, व्हीकल, स्टाफिंग, जो भी रेवेन्यूज रहेगा, डोर टू डोर कलेक्शन, सारे डिटेल्स को कंसीडर करना चाहिए इन एमएसडब्ल्यू ड्राफ्ट मैनेजमेंट प्लान को बनाने में, तो ड्राफ्ट में सब चीज को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रीयूज रिसाइकलिंग, जो 3 आर होता है, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, उन सबको आपको रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, तो ये आपको करना पड़ेगा उसमें सबको, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट कैसे कर सकते हैं। फिर यूएलबी शुड देयरफॉर प्लान फॉर इफेक्टिव आईसी कैंपेन, आईसी का मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन, फॉर एग्जांपल बच्चों को एजुकेशन दो, बच्चों को इंफॉर्मेशन दो, कॉमन पब्लिक को इंफॉर्मेशन दो कि किस तरह से वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, इस सारी चीजों को आप बताओ। 3 आवर्स का इंपॉर्टेंस बताओ, 3 आवर्स आपके जो भाई बहन जो स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, या कोई भी पढ़ता होगा, ठीक है, उनको 3, आपने देखो इनकी ईवीएस की बुक में 3 आवर्स रहता है, वेस्ट यूज, वेस्ट रिडक्शन, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे यूनिट नंबर 2 में, तो आपको तब समझ में आएगा रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को अभी 3 आवर्स में भी 5 आवर हो गया, ठीक है ना, रिकवरी में बहुत सारे आवर्स आ गए, 5 आवर हो गया, तो 5 आवर ऑफ मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। लेट्स गो अहेड। फिर साइज ऑफ सिटी कितनी है, फिर उसका पूरा वेस्ट कैरेक्टर, हाइड्रोजन कैरेक्टर, सब चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये सारे कंडीशंस है जो भी आपको कंसीडर करना पड़ता है, आपको सारे डिटेल वो आपको इस पर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आपकी आती है क्या है, द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी चॉइस करना चाहिए, प्रूवन परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड आउटसाइड इंडिया, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या फिजिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली वो फिजिबल है कि नहीं, वो सब चीजें देखना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है उसका, फिर उसका पीपीपी फिर बाद में सुपरविजन कैसे, मॉनिटरिंग कैसे करना चाहिए, सुपरविजन कैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर हम डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सिटी के साइज के हिसाब से एक एमएसडब्ल्यू, एक म्युनिसिपैलिटी में एमएसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसमें एक सेल होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ लोगों को आपको रिप्रेजेंट करवाना चाहिए ताकि वो लोग अकाउंटेबल रहे कि उनसे जाकर पूछो। अब बहुत सारे म्युनिसिपैलिटी में एमएसडब्ल्यूएम सेल या एमएसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट होता नहीं है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो वो उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए ताकि लोग उसको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट प्लान बनाया जा सके, ठीक है। तो आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स को आइडेंटिफाई करना है, डिलीवरी ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज,
फिर एसएलवी इंडिकेटर्स क्या है, सर्विस लेवल बेंचमार्क जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, उन सबको एनालाइज करना है, और एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हम पढ़ेंगे लास्ट में, मैनेजमेंट जिस लास्ट यूनिट में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनानी पड़ती है, ताकि उसमें आप सबका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो कि कौन बंदा कहाँ पे साफ सफाई हो रही है, कहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, सारे डेटा को आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, आप एमआईएस बना सकते हो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो ये अगर ड्राफ्ट, तो अगर ये पिक्चर जैसे आप कोई ड्राफ्ट बना रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसमें सब कुछ लिख रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट प्लान, समझ में, मतलब कि आप रफली कोई चीज को कुछ कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट प्लान, ठीक है। स्टेप 5 शेड्यूल ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, कि इंप्लीमेंटेशन प्लान को शेड्यूल करना है, ठीक है, उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्पेसिफाई करना है, टाइमलाइंस को बताना है कि कितने टाइम पीरियड में अपना होगा, ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग को कैसे कर सकते हो इंप्लीमेंटेशन प्लान में, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप कैसे वो करोगे, देखो आप जब इंप्लीमेंट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबको उसका फाइनेंस कितना लगेगा, उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग कितनी लगेगी, फिर टैक्सेस कितने लगेंगे, लोन्स कितना है, ये सारे ग्रांट्स, गवर्नमेंट से कितना ग्रांट आ रहा है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कितने हैं, ठीक है ना, ये सारे चीज, ऑपरेटिंग प्लान कैसे करोगे, उन सब चीजों को आपको जब इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंटेशन में सब चीजों को कंसीडर करके आपको, मतलब कोई फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको फाउंडेशन बनाना, अगर आपको ड्राफ्ट प्लान बनाना है, तब ड्राफ्ट प्लान में सब कुछ कंसीडर करते हो, ठीक है ना, बट आपको इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो उसमें आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टैक्सेस, हर चीज को कंसीडर करके उन सबको आपको देना कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना, फिर पीपीपी मतलब कि प्राइवेट पब्लिक मॉडल, कौन सा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से कौन कौन सा सर्विस डिलीवरी करने वाले, फिर बाद में टाइम प्लान करना पड़ता है, फिर एक्टिविटीज की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कितना टाइम पीरियड होगा, तो इन सब चीज को आपको ये करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड द शेड्यूल फॉर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जब इंप्लीमेंटेशन करते हो तो ये पूरा एक ऐसा ग्राफ बना दो, तो आप इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, अपन कहते हैं ग्राफ बनाते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम पीरियड में कितना होना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इंप्लीमेंटेशन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि अगेन स्टेक होल्डर कंसल्ट एमएसएम वैलिडेशन, ठीक है, वापस से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आप करेंगे, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे दैट कि कम्युनिटी डिपेंडेंट कम्युनिटी बिहेवियर प्रैक्टिसेस, ठीक है, वेस्ट सोर्स, डिलीवरिंग वेस्ट डोर स्टेप, सारी चीजों का ये वेस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है, इन सबका पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट से उनको बताएंगे कि दैट कैसा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, फिर सिटीजन शुड बी मेड अवेयर ऑफ फुल स्केल एमएसएम सर्विसेज, ठीक है, उनको अवेयर करना है और उनको प्लान वैलिडेशन में भी इंक्लूड करना है वुमेन्स को, ठीक है, फिर उनके हेल्थ और फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे क्या यूजेस हो सकते हैं, तो हमको सब चीज आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा क्या, स्टेप नंबर 7, ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन पे, ये एक पिक्चर दिमाग में रख सकते हो। लास्ट स्टेप आता है क्योंकि हम बोलते हैं कि अप्रूव हो गया, ठीक है, अप्रूव मतलब दिखता है, ये अपन बोलते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, तो उसके लिए फाइनल एमेजमेंट प्लान टू बी प्रेजेंटेड टू द इलेक्टेड बॉडी, जो कि आपका एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, वो आपका अप्रूव करेगा। फिर कोई अगर प्राइवेट ऑपरेटर रहेगा उनको भी अवेयर किया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेक्ट करना है तो कोई प्राइवेट प्लेयर भी उसकी एजेंसी से वो करेक्ट करवा सकता है, ठीक है, फिर उनको कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल्स करेंगे, और फिर बाद में यूएलबी एंड पीपीपी ऑपरेटर जो रहेगा वो सब इनको करके करेगा, एक सिस्टम में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को प्लान करके अप्रूव करेगा, ठीक है। देखो पीपीपी का मतलब क्या होता है, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में पार्टनरशिप मतलब बोलते हैं पीपीपी मॉडल, ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, स्टेप नंबर 7, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर, ठीक है। सो मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ, वेट अटेंडेंस लिंक अवेलेबल है शेयर बॉक्स में, आप देख सकते हो। So everybody got, ठीक है, मिला तो यस लिख दो अगर किसी को मिला है, सबको लिंक अवेलेबल है। ओके, सबको लिंक अवेलेबल है, राइट, ओके। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी कल एक लास्ट लेक्चर है, देखो मैं सिलेबस बता देता हूँ, देखो मैं सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कवर किया वो सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। कल एक लेक्चर रहेगा लास्ट, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी चीज करना है, ठीक है, और कल एक मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है, सरप्राइज कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ या वर्ड का फाइल मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ फाइल मुझको दे दूंगा कल, इसमें कुछ जो यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, वो 10 to 12 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जस्ट वेट एक मिनट,
ओके देखो ओके ये देखो देखो तो आपके जो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, देखो आज मैंने आपको देखो ये पढ़ा दिया है। देखो आप सीधे देखना, मैं सिलेबस के बाहर एक भी चीज पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग आउट ऑफ सिलेबस एनीथिंग, ठीक है, ये बिकॉज दिस सिलेबस इज सेटेड बाय मी, तो मुझे पता रहेगा ना मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, राइट। सो वो यस्टरडे कल का पीडीएफ में डाला बिकॉज कल एक न्यूसेंस क्रिएट हुआ था, दैट फॉर दैट न्यूसेंस आई डिडंट अपलोड द पीडीएफ यस्टरडे, but today I will upload the PDF of both the sessions so you can just go through. Concept of solid waste management, first lecture, first class I have taught. I have the proof with me. I can just show it. आपके पास PDFs अवेलेबल है. फर्स्ट लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट विद सोर्सेज, ठीक है, जनरेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, आपको असाइनमेंट एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है, हम आईएलसी की बात करेंगे, कंपोजिशन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल में साथ में पढ़ाने वाला, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कांसेप्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा दिया था, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ाया है, प्रिंसिपल भी पढ़ा दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ा, प्रिंसिपल सॉलिड मैनेजमेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, कलेक्शन वगैरह सब कुछ ये सब पढ़ा दिया, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। हायरार्की ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कल ही पढ़ाया है, ठीक है। आज स्टेप्स इन्वॉल्व पढ़ा दिया है, तो कंपोनेंट्स बचाए, ये बस ये एक टॉपिक बताया, ये मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है आपको। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि एक भी टॉपिक सिलेबस के बारे में पढ़ा, सिलेबस के बारे में पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं वो चीज कवर, मतलब कि वो चीज अगर सिलेबस का कुछ पढ़ा भी रहा होगा, ठीक है ना, तो वो कोई बात नहीं ना उसमें, तो वो आपके बेनिफिट के लिए, एंड जो मैं सिलेबस के बाद पढ़ाता हूँ तो उसका एक भी क्वेश्चन मैं एग्जाम में नहीं डालूंगा, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो इसके लिए आप जरा देख लो कि सिलेबस के बाहर एक टॉपिक नहीं गया है, एक टॉपिक भी सिलेबस के बाहर नहीं गया, एंड व्हाटएवर आई एम टीचिंग दैट इज फ्रॉम द मैनुअल ऑफ 2000, मैनुअल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ 2000 एंड 2016, उनको कंबाइन करके, कुछ बुक्स को कंबाइन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए टेक्स 2 आवर्स टू प्रिपेयर द कंटेंट। यस्टरडे एक कंटेंट को बनाने के लिए, अच्छे लेवल का कंटेंट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है। सो आप खुद देखो कि दैट ये अगर ऐसा हो रहा है, सो व्हाटएवर ये न्यूसेंस जो लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, दैट कि ऐसा है, ऐसा है, सिलेबस के बाहर है, तो दे आर ऑल बेसलेस पॉइंट्स एंड बेसलेस कमेंट्स, ठीक है। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ, अभी टाइम हो गया लगभग, ठीक है। सो व्हाटएवर यू वांट टू आस्क मी, ओके, इफ यू कैन डायरेक्टली मैसेज, मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, कोई डाउट है तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, नहीं दिस टाइम न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, दिस टाइम न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है, ओके।